के साथ चलने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि उसे साथ क्यों बुलाया गया है। वो थोड़ी वरिड थी कि शायद ये उसकी लॉन्ग वेकेशन से रिलेटेड हो। टियोन और बाकी लोग एलिवेटर के पास चुपचाप खड़े थे। लड़की को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। हेड खुद पर्सनल लेवल पर उससे बात क्यों कर रहा था? उसने इमेजिन किया कि शायद वो उसे डांटेंगे और फिर जॉब से निकाल देंगे। एलिवेशन में एंटर करते ही वो ऑकवर्ड साइलेंस और ज्यादा गहरी हो गई। टियोन ने पूछा कि वो कंपनी में कितने टाइम से काम कर रही है और क्या उसे सब कुछ पसंद है। उसने ये भी पूछा कि उसने के इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया। सियोन को लगा जैसे वो अपने फर्स्ट जॉब इंटरव्यू में हो। वो जल्दी जल्दी सोचने लगी कि अपने बॉस के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करे। ट्यून उससे उसकी फैमिली के बारे में भी पूछने लगा कि वो कहाँ रहती है और किसके साथ रहती है। लड़की ने कहा कि वो अकेली रहती है। आखिरकार वो लोग करेक्ट फ्लोर पर पहुंच गए। सियोन ने आसपास देखा। ये उसका पहला बार था इस फ्लोर पर, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट बिल्कुल नीचे था। वो उसके ऑफिस के पास गए और आदमी ने उससे कहा कि थोड़ी देर बाहर वेट करे। कुछ देर बाद एक आदमी बाहर आया जिसके हाथ में खाने का बैग था। उसने कहा कि वो अकेली है जिसने अभी तक लंच नहीं किया, इसलिए उसे प्रॉपर मील चाहिए। और लकी कोइंसिडेंस ये था कि ग्रिल्ड ईल राइस सियोन का फेवरेट डिश था। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी और उसे अपनी खुशी पर यकीन नहीं हो रहा था। लड़की ने हेड को बिल्कुल एक एंजल की तरह देखा। उसने सोचा कि इतनी बड़ी पोजीशन के बावजूद वो बहुत ही काइंड और कंसिडरेट पर्सन है। ट्यून खुश था कि वो इस लड़की के लिए कुछ अच्छा कर पाया। अचानक उसने सियोन से पूछा कि क्या वो पहले कहीं मिल चुके हैं। उसने अपना चेहरा उसके पास लाकर उसे ध्यान से देखना शुरू किया। सियोन ने अपने मन में सोचा कि वो बहुत हैंडसम है। उसकी ब्लू आईज किसी को भी पागल कर सकती हैं। उसका महंगा सूट उस पर परफेक्टली फिट था। लड़की के गालों पर हल्की सी लाली आ गई। वो थोड़ी एम्बैरस थी कि वो उसे इतनी गौर से देख रहा था। आदमी कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर घूमकर उससे बेस्ट विशेस दी। सियोन ने सोचा कि वो जल्दी से यहाँ से निकलकर अपना लंच खत्म करे। ट्यून ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके पीछे उसका पास लटक रहा था जिसमें उसका नाम लिखा था। उसने उसे पहचान लिया। वो वही थी, हैन सियो। उसने कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही के इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया था। एक एम्प्लॉय जिसका कैरेक्टर अच्छा था और टीम के साथ रिलेशंस भी अच्छे थे। एआर डिपार्टमेंट के हेड से ट्यून को पता चला कि सियोन 1 महीने के लिए अंडरपेड वेकेशन पर अब्रॉड गई थी। वो सोचने लगा कि उसे इतने लंबे टाइम के लिए बाहर जाना क्यों पड़ा। फिर उसे अपनी लास्ट ट्रिप याद आई। ट्यून खिड़की के पास खड़ा था और नाइट सिटी को देख रहा था। तब एक लड़की उसके पीछे आई और उसने उससे रिलेशनशिप खत्म करने को कहा। उसने कहा कि वो उनकी कांस्टेंट फाइटिंग से थक चुका है। उसने उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे और क्या चाहिए। लड़की कांप उठी और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई और चिल्लाकर बोली कि जब भी वो ड्रिंक करता है वो किसी और लड़की का नाम लेता है, कभी कभी तो नींद में भी। हमेशा वही एक नाम होता है, हैनो। लड़की ने कहा कि अब वो ये सब और टॉलरेट नहीं करेगी और आंसुओं के साथ रूम से भाग गई। आदमी अपनी चेयर पर पीछे टिक गया और अपने बचपन को याद करने लगा। उसे एक छोटी लड़की याद आती है जिसके बाल पिग टेल्स में होते थे और जिसे वो हमेशा टीज करता था। ट्यून उससे थोड़ा बड़ा था और हर आर्ग्यूमेंट में जीत जाता था, पर लड़की कभी हार नहीं मानती थी। वो रोती थी, उससे फिर से साथ खेलने की भीख मांगती थी। बचपन में उसे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो लड़की बहुत रोती थी और उसे चिढ़ाती भी थी। चाहे वो उसे कितना भी हर्ट करे, वो हमेशा फिर से उसके साथ खेलना चाहती थी। वो अक्सर सोचता था कि अब वो लड़की कहाँ होगी, कैसी होगी और कैसे जी रही होगी। ट्यून ने उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहा। उसे बताया गया कि वो अपनी आंट के साथ बड़ी हुई जब तक वो अडल्ट नहीं हो गई। उसके फादर ने कंट्री छोड़ दी थी और अब फिलीपींस में रहते हैं और फिलहाल वो के इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। उसे ये जानकर सरप्राइज हुआ कि उसने उनकी कंपनी ज्वाइन की। उसे ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा। ट्यून ने डिसाइड किया कि अब कोरिया वापस जाने का टाइम आ गया है और अब वो अपने ऑफिस में खड़ा था। उसने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया था। वो सोच रहा था कि वो 1 महीने के लिए कहाँ गई थी। क्या वो अपने फादर के पास गई होगी? ट्यून ने उसका सोशल मीडिया चेक करने का सोचा, लेकिन उसकी वेकेशन की कोई फोटो नहीं मिली। अचानक उसे उसकी एंगेजमेंट रिंग की फोटो मिली। ये देखकर वो शॉक्ड हो गया। उसे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। उसे याद आया कि उसकी डेस्क पर एक आदमी की फ्रेम्ड फोटो थी। शायद वो उसका फियांसे था।
आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसने सोचा कि उसकी लाइफ काफी सेट हो रही है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसके दिमाग में एक नया प्लान ऑलरेडी बनने लगा था। सीईओ ओ गाप्सू एक रेस्टोरेंट में ताई जंग से मिला और यंग मैन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो चालाक आदमी उस पर कॉम्प्लीमेंट्स की बरसात करने लगा। उसने कहा कि जब ट्यून मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस गेन कर लेगा तो उसे हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसने ये भी पूछा कि ट्यून ने प्लान के हिसाब से 1 साल और अब्रॉड क्यों नहीं रुका। उस आदमी ने जवाब दिया कि उसे इंतजार करने की आदत नहीं है। युवा आदमी ने आत्मविश्वास से उसकी तरफ देखा और कहा कि अब जब उसे एक पोजीशन मिल गई है तो वो कंपनी के लिए कुछ सच में यूजफुल करेगा। ये किसी चैलेंज जैसा लग रहा था। ट्यून जानता था कि उसके पिता की मौत के 20 साल बाद कंपनी ने उसके पिता के लगभग सारे कॉन्ट्रिब्यूशंस मिटा दिए थे। उसने कंपनी के लिए जो कुछ किया था उसके ज्यादातर निशान खत्म हो चुके थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। ट्यून बड़ा हो चुका है और अब सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से होगा। ऑफिस बिल्डिंग सुबह की धूप में चमक रही थी। ट्यून ऑफिस पहुंचा। अंदर जाते ही उसने देखा कि सीईओ यून सबसे पहले अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी। टाइजुन सोचते हुए कॉफी पी रहा था। तभी डायरेक्टर ने उसे बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये ऑफिस सिर्फ एक छोटा सा। आदमी हल्का सा मुस्कुराया और आवाज नीची करके बोला कि इस सेंटर में आने वाले विजिटर्स अक्सर अपने गैजेट्स फ्री में ठीक करवाने आते हैं, क्योंकि वे नए गैजेट्स पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। ये कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप उनके गैजेट्स बहुत अच्छे से ठीक कर देंगे तो लोग वापस आकर नए गैजेट्स खरीदेंगे ही नहीं। इसलिए वो एम्प्लॉयज से कहता है कि बहुत अच्छा काम मत करो, बस फ्रेंडली रहो ताकि कस्टमर्स बार बार आते रहें। उसने ये भी कहा कि ताइजुन को भी ऑफिस सुधारने में अपनी एनर्जी और इंटेलिजेंस वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाहर से ट्यून शांत दिख रहा था और डायरेक्टर से सहमत कि बहुत अच्छा काम मत करो, बस फ्रेंडली रहो ताकि कस्टमर्स बार बार आते रहें। उसने ये भी कहा कि ताइजुन को भी ऑफिस सुधारने में अपनी एनर्जी और इंटेलिजेंस वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाहर से ट्यून शांत दिख रहा था और डायरेक्टर से सहमति जताने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा कि ये घटिया आदमी उसे अपने काम से मतलब रखने को कह रहा है। युवा आदमी समझ गया कि डायरेक्टर ने उसे एक अमीर घर का स्पॉइल्ड बच्चा समझ लिया है, जिसे सिर्फ इसलिए जॉब मिली क्योंकि वो कंपनी प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन है और उसे कुछ नहीं आता। ट्यून ने काम रहने का फैसला किया, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया कि कंपनी ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करती है। सीईओ यून के पास एक औरत आई जिसका सेल फोन टूट गया था। वो बहुत दुखी थी क्योंकि वो फोन 10 साल से चल रहा था और अचानक खराब हो गया। उस औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसे ठीक कर दो, क्योंकि उसमें उसकी बहुत सारी मेमोरीज और इन्फॉर्मेशन थी। लड़की को कहना पड़ा कि ये फोन बहुत पुराना मॉडल है और रिपेयर नहीं हो सकता। औरत रोने लगी और बोली कि कुछ तो सोचो, उसमें बहुत सारी मेमोरेबल फोटोग्राफ्स हैं। सीईओ यून को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि वो हेल्प करने की कोशिश करेगी और कम से कम बैकअप तो बना देगी। उसने औरत को चिंता न करने को कहा और रिपेयर रूम में चली गई। लड़की ने फोन खोलना शुरू किया। बैकअप बनाने के लिए पहले उसे चार्ज करना जरूरी था। इंतजार करते हुए सीईओ यून ने अपने फोन पर नजर डाली और सोचा कि ह्यूक ने कल से उसे टेक्स्ट क्यों नहीं किया, जबकि उसने डिनर पे ले जाने का प्रॉमिस किया था। वो सोचने लगी कि उसे कॉल करे या टेक्स्ट करे। फिर उसने ऐसा न करने का फैसला किया। अगर वो कर सकता तो अब तक कांटेक्ट कर चुका होता। फिर भी वो जानना चाहती थी कि वो क्या कर रहा है, तो उसने उसका सोशल मीडिया चेक किया। अचानक उसने उसकी प्रोफाइल पर कॉलीग्स के साथ एक फोटो देखी जिसमें एक लड़की भी थी। वो वही लड़की थी ची हुन जिन, जिसके बारे में ह्यूक उसकी माँ हॉस्पिटल में बात कर रहे थे। वो बहुत सुंदर और स्वीट थी। साफ दिख रहा था कि वो एक प्यार भरे कंप्लीट फैमिली में तली बढ़ी है। कह सकते हैं कि उसमें कोई फ्लॉ नहीं था। अचानक एक चीख ने उसके विचार तोड़ दिए। उसके पास रखा फोन आग पकड़ चुका था। आग बहुत तेजी से फैलने लगी और सांस लेना मुश्किल हो गया। हर तरफ आग आग की आवाजें आने लगी। लड़की को फायर एक्सटिंग्विशर याद आया और वो दौड़कर उसे ले आई। किस्मत से उसने समय रहते आग बुझा दी। अचानक उसे चक्कर आने लगे और आंखों के सामने धुंध छा गई। वो लड़खड़ाने लगी, तभी किसी ने उसे थाम लिया। उसने सामने देखा, ट्यून डरा हुआ उसके सामने था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि होश में आओ। चैप्टर 5। घटना के बाद ट्यून ने दोषी एम्प्लॉइज को डांटा। मुख्य ब्लेम सीईओ यून पर डाला गया क्योंकि वो काम करते समय डिस्ट्रैक्टेड थी और आग लगते हुए नहीं देख पाई। सबऑर्डिनेट्स ने माफी मांगी और उसने सबको जाने दिया। डायरेक्टर ने सीईओ यून को लेट रुकने को कहा। वो उससे अलग से बात करना चाहता था। लड़की उसके पास गई और अपनी लापरवाही के लिए फिर से माफी मांगी। उसे लगा वो बहुत गुस्से में है और शायद उसे जॉब से निकाल देगा। सीईओ यून ने कहा कि वो किसी भी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करेगी। ट्यून ने पूछा कि क्या उसे अंदाजा है कि वो उसके लिए कैसी पनिशमेंट सोच रहा है। लड़की ने डिसिप्लिनरी एक्शन का अंदाजा लगाया। आदमी हल्के से स्मर्क किया। उसे थोड़ा टीज करने में मजा आ रहा था। उसने कहा कि जैसा मैंने पहले कहा था, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। सीईओ यून बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया क्या बोले। ट्यून ने उसे जाने दिया और कहा कि वो इस इंसिडेंट को नहीं भूलेगा। के ग्रुप बहुत से जॉब सीकर लिए बहुत मेहनत की थी और अपनी नींद तक सैक्रिफाइस की थी, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी ऑपरेशन मुश्किल थी और सिर्फ 1 महीने बाद ही उसे वापस काम पर आना पड़ा। लंबी छुट्टी की वजह से जॉब जाने के डर से वो बाकी एम्प्लॉइज से ज्यादा मेहनत कर रही थी। उसके को-वर्कर्स चुपचाप घर जा रहे थे। सीईओ यून को वुक बहुत याद आ रहा था। उसने टाइम देखा, अब तक वो घर पहुंच गया होगा, तो उसने उसे कॉल करने का फैसला किया। उसने नंबर डायल किया, लेकिन अचानक एक यंग फीमेल वॉइस ने फोन उठाया।
सीओ यून चौंक गई। उसने पूछा कौन है? वो चो हु जिन थी। उसने कहा कि हियुक अपना फोन ऑफिस में भूल गया है और पूछा कि वो उसे क्या मैसेज दे। सीओ यून ने कहा कि उससे कहना कि वो उसके साथ डिनर करना चाहती है ताकि वो उसे कॉल करे। चो हु जिन ने कहा कि आज कंपनी डिनर है और उसने सीओ यून को इनवाइट किया। उसने कहा कि उसके सारे कोवर्कर्स उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते थे। सीओ यून बहुत एक्साइटेड हो गई। हियुक ने कभी उसे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठने के लिए इनवाइट नहीं किया था। चो हु जिन ने कहा कि वो उसे एड्रेस टेक्स्ट कर देगी और फोन काट दिया। सीओ यून बहुत खुश थी। उसे लगा कि वो लड़की बहुत नाइस और कडली है। काम के बाद सीओ यून सोचने लगी कि रेस्टोरेंट कैसे पहुंचे। तभी अचानक एक एक्सपेंसिव ब्लैक कार उसके सामने रुकी। टियो जिन कार से बाहर निकला। बिना ज्यादा इमोशन के उसने कहा कार में बैठो। सीओ यून थोड़ा शॉक्ड हो गई। उसने दरवाजा खोला और उसका इंतजार करने लगा। लड़की हेजिटेट करने लगी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आदमी ने कहा कि वो बस उसे घर तक छोड़ रहा है। सीओ यून को लगा शायद उसने ठीक से नहीं सुना। डायरेक्टर कब से एम्प्लॉइज को घर छोड़ने लगा? उसने कहा कि वो उसके पड़ोस में रहता है, रास्ता सेम है। लड़की ने थैंक यू कहा और बताया कि वो घर नहीं बल्कि रेस्टोरेंट जा रही है। ट्यूजिन ने एड्रेस पूछा और कहा कि वो वैसे भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। लड़की कंफ्यूज थी कि वो इतनी जिद क्यों कर रहा है। क्या हुआ? जल्दी बैठो, लगभग कमांड देने वाले टोन में ट्यूजिन ने कहा। सीओ यून कार में बैठ गई और एक्साइटमेंट से कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वो उसकी पनिशमेंट के बारे में बात करना चाहता है। कार में बैठने के बाद उसने उसका एग्जैक्ट एड्रेस पूछा और ड्राइवर को चलने का ऑर्डर दिया। कुछ देर तक ऑकवर्ड साइलेंस रहा। अचानक ट्यून ने पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। सीओ यून इस सवाल से चौंक गई। उसे लगा कि वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। लेकिन उसने आगे पूछा कि क्या उसका बॉयफ्रेंड उसे अच्छे से ट्रीट करता है। लड़की और अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन रूड लगने के डर से उसने जवाब दे दिया। ट्यून खिड़की से बाहर देखते हुए सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा कि लड़कियां गुड एटीट्यूड किसे मानती है। वो खुद से सोच रहा था कि उस लड़के ने ऐसा क्या किया है कि सीओ यून उसके साथ है। लड़की को राहत मिली। उसे लगा कि शायद उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम्स है और वो एडवाइस चाहता है। उसे ये बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि एक लड़का हेल्पफुल और कंसिडरेट होना चाहिए। आदमी ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने पूछा कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और क्या वो सच में वैसा ही है जैसा वो बता रही है। ट्यून ने नोटिस किया कि लड़की थोड़ा चौंकी, हल्का सा ब्लश कर गई। वो उसे ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर कौन सा इंसान है जिसे सीओ यून का प्यार मिला है। लड़की को देखते हुए उसने सोचा कि अगर वो उससे प्यार करती है तो वो आदमी वाकई बहुत लकी है। थोड़ा सोचने के बाद सीओ यून ने हाँ कहा। अचानक उस आदमी ने ड्राइवर से कार साइड में रोकने को कहा। सीओ यून ने सोचा कि यहाँ से रेस्टोरेंट अभी काफी दूर है। आदमी ने कहा कि उसे कोई जरूरी काम याद आ गया है और उसे अर्जेंटली जाना होगा। लड़की ने उसे थैंक यू कहा और बोली कि वो आगे खुद चली जाएगी। जियून ने जबरदस्ती सी मुस्कान के साथ उसे गुड डे विश किया और इशारे से कहा कि जल्दी करो। उसके जवाब ने उसे थोड़ा अपसेट कर दिया था। लड़की कार से बाहर निकली और आखिरकार खुलकर सांस ले पाई। उसने सोचा कि उसका नया डायरेक्टर लोगों को ऑकवर्ड फील कराने में काफी टैलेंटेड है। चैप्टर 6। सीओ यून सड़क पर चलते हुए सोच रही थी कि उसे लिफ्ट मिलना कितना लकी था। पता चला कि रेस्टोरेंट ज्यादा दूर नहीं था और थोड़ा वॉक करना अच्छा लग रहा था। आखिरकार उसने ह्यूक को उसका इंतजार करते देखा। लड़की खुशी खुशी उसकी तरफ दौड़ी, ये सोचते हुए कि कहीं उसने ज्यादा वेट तो नहीं किया। वो आदमी ये देखकर सरप्राइज हो गया कि वो इतना चलकर आई है। उसने अपने हैंडकरचीफ से उसके माथे का पसीना पोंछा। अचानक उसने कहा कि उसे उससे एक फेवर मांगना है। उसने किसी को नहीं बताया कि वो उसकी माँ की डोनर है और अब वो चाहता था कि वो भी इस बात को सीक्रेट रखें। लड़की शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ह्यूक ने कहा कि उसे अपने फ्रेंड्स के रिएक्शन से डर है, कहीं वे बातें न बनाने लगे और बार बार इस टॉपिक को न उठाएं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आया, उसने तो एक अच्छा काम किया था। वो बार बार उसे चुप रहने को कहता रहा, ये कहते हुए कि अगर सबको पता चला तो उसे ही बुरा लगेगा। ह्यूक ने उसे रेस्टोरेंट के अंदर आने का इशारा किया, फिर पलटकर पूछा कि क्या उसे उसकी रिक्वेस्ट से बुरा लगा। सीओ यून ने सोचा उसने उसके लिए इतना कुछ सहा और फिर भी वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसे बहुत हर्ट हुआ। आदमी ने उसे अजीब नजर से देखा और पूछा कि उसे क्या हो गया है। वो उसके पीछे पीछे चली, लेकिन उसके मन में डाउट आ गया कि क्या वो सच में उससे प्यार करता है। उसे इस पर शक होने लगा। उसने खुद को जबरदस्ती स्माइल करने पर मजबूर किया ताकि शाम खराब ना हो। रेस्टोरेंट में सबके सामने उसे ह्यूक की गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। सभी फ्रेंड्स बोले कि वे उसे बहुत समय से मिलना चाहते थे। इतना अटेंशन पाकर दोनों थोड़ा शाय हो गए। सीओ यून की आखिरकार चुंजी से मुलाकात हुई। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल और फ्रेंडली निकली। उस लड़की ने उसे अपने सभी फ्रेंड्स से मिलवाने की पेशकश की। सब लोग बहुत प्लेजेंट और फ्रेंडली थे। टेबल तरह तरह के खाने से भरी हुई थी। हालांकि माहौल चेयरफुल था, सब हंस बोल रहे थे, फिर भी सीओ यून को ऑकवर्ड लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो एक्स्ट्रा हो। ची हुन जी ने सीओ यून से उसकी जॉब के बारे में पूछना शुरू किया। लड़की ने बताया कि वो कहाँ काम करती है और क्या करती है। उस लड़की ने पहले ही कुछ ड्रिंक्स ले रखी थी और मजाक में सीओ यून से कहा कि उसका रेफ्रिजरेटर ठीक कर दे क्योंकि वो गैजेट्स में इतनी अच्छी है। सीओ यून को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई। ची हुन जी ह्यूक पर झुक गई और उसके साथ फ्लर्ट करने लगी। बाहर से देखने पर दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। सीओ यून को लगा कि अब उसके जाने का टाइम आ गया है। वो बस ह्यूक से बात करने ही वाली थी कि वो अचानक खड़ा हो गया और बोला कि उसे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है। लड़की ने इरिटेशन के साथ उसकी तरफ देखा। वो वहीं बैठी रही और सोचने लगी कि वो बेकार ही यहाँ आई है। अचानक किसी ने उसके कंधे पर टैप किया। ची हुन जिन ने उसे ड्रिंक ऑफर की। ह्यूक के कोवर्कर्स ने भी उसे चीयर किया और उनके साथ ड्रिंक करने को कहा। उसे याद आया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डोनर वाली बात किसी को न बताने को कहा था। वो अभी पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुई थी और उसे पीने का मन नहीं था, लेकिन वो रूड नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए उसने ड्रिंक के लिए हाँ कर दी। ची हुन जिन ये देखकर सरप्राइज हो गई कि उसने इतनी आसानी से अग्री कर लिया। सीओ यून को सोजू का एक ग्लास दिया गया। लड़की ने एक सिप लिया। उसे हैरानी हुई कि उसका टेस्ट इतना अच्छा है। बहुत समय बाद उसने ड्रिंक ली थी, उसे वो फ्लेवर याद आ गया। अचानक किसी ने जोर से उसका नाम बुलाया। वो आदमी उसके सामने खड़ा था और उसे घूर रहा था। नशे में थोड़ा डूबा एक कोवर्कर बोला कि सब मिलकर ड्रिंक करें। ह्यूक ने सीओ यून से कहा कि तुरंत टेबल छोड़ो और उसके साथ चलो। सड़क पर आकर सीओ यून ने उसे पीने के लिए डांटना शुरू कर दिया। लड़की ने कहा कि उसने सिर्फ एक सिप लिया था और उसके फ्रेंड्स के सामने रूड नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वो लेक्चर देता रहा। ह्यूक ने कहा कि उसे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, कहीं उसकी तबीयत खराब न हो जाए। सीओ यून ने सोचा कि अगर उसने सर्जरी वाली सच्चाई फ्रेंड्स को बता दी होती तो ये सिचुएशन ही नहीं आती।
उसने सोचा कि ची हुन जिन के साथ उसका रिश्ता कैसा है जो वो ऐसा बिहेव कर रही थी। आदमी ने कहा कि अब उसके घर जाने का टाइम हो गया है और कैब बुलाने की पेशकश की। सीओ यून समझ गई कि ह्यूक उसके साथ रूडली बिहेव कर रहा है, लेकिन उसे झगड़ा पसंद नहीं था। उसने कहा कि वो अपने फ्रेंड से गुड बाय कहकर खुद चली जाएगी। लड़की ने सब फ्रेंड्स को गुड बाय कहा। ची हुन जिन ने कपल को जाते हुए देखा। उसने देखा कि ह्यूक अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे एस्कॉर्ट कर रहा है और वे एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। जलन उसे अंदर से जला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस लड़की में क्या पसंद आया। च्यून ने एक और बिजनेस मीटिंग खत्म की, पार्टनर से गुड बाय कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ा। ड्राइवर आकर उसके लिए डोर खोला। आदमी ने कहा कि वो आज खुद ड्राइव करना चाहता है। वो कार में बैठा, ड्राइवर को गुड बाय कहा और ड्राइव करके निकल गया। तयुन बहुत थका हुआ था, पूरे दिन काम करने और कई बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करने के बाद। वो इन मीटिंग्स की जरूरत समझता था। ये सभी लोग इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उसे ये पसंद नहीं था कि वे वर्क इश्यूज की बजाय पर्सनल बातें डिस्कस कर रहे थे। अचानक ताइजून को याद आया कि उसने हाल ही में सीओ यून से भी पर्सनल सवाल पूछे थे। उसे अपने बिहेवियर पर थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हुआ, खासकर उससे ये पूछने पर कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है। असल में उसने उससे ऐसी छोटी मोटी बातें करने का प्लान ही नहीं किया था। वो इस बात को लेकर क्यूरियस था कि आखिर उसने के ग्रुप में जॉब क्यों ली। उसे हैरानी हुई कि उसने इतना ऑन सीधे इन्फॉर्मेशन पूछ सकता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो बाकी बातें क्यों पूछ रहा था। ये अजीब था। बिना ये समझे कि क्यों, वो खुद को उसी रेस्टोरेंट में पाता है जिसके बारे में सीओ यून ने बताया था। रेस्टोरेंट में घुसते ही टेयुन ने 1 पर्सन के लिए टेबल मांगा। उसकी नजर एक बड़े ग्रुप पर पड़ी जो ड्रिंक कर रहे थे और मजे कर रहे थे। उनमें उसने एक आदमी को पहचाना जो सीओ यून का बॉयफ्रेंड था, लेकिन लड़की खुद वहां नहीं थी। उसने कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर करने जा रही है, लेकिन ये तो कॉर्पोरेट डिनर निकला। आदमी को समझ नहीं आया कि उसे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। वो साफ तौर पर यहाँ फिट नहीं होती थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो उसे देखने यहाँ आया था। ये सोच उसे अनकंफर्टेबल कर गई। ट्यून निराश होकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि यहाँ आने के बजाय वो किसी और बिजनेस मीटिंग में जा सकता था। अचानक उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। सीओ यून दुकान के बाहर एक टेबल पर बैठी थी और सड़क के उस पार से उसका नाम चिल्लाते हुए आइसक्रीम हिला रही थी। ट्यून ने लड़की को एक नजर में देखा। ये साफ था कि वो ड्रंक थी। उसे शर्मिंदगी हुई कि वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा और पूछा कि वो यहाँ अकेली क्यों बैठी है। सीओ यून ने उदासी से आइसक्रीम की तरफ देखा और ऑनेस्टली जवाब दिया कि आज सबने उसे अकेला छोड़ दिया है। ट्यून को याद आया कि उसने ही उसे यहाँ छोड़ा था, और जब उसने देखा कि वो अकेली बैठी है और उसका बॉयफ्रेंड रेस्टोरेंट में है, तो उसने मान लिया कि उसने भी उसे छोड़ दिया होगा। उसे गिल्ट हुआ और उसने उसे छोड़ने के लिए माफी मांगी, लेकिन लड़की ने कहा कि वो उसकी बहुत ग्रेटफुल है। सीओ यून ने कहा कि उसे उससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और ग्रिल्ड ईल के साथ राइस के लिए भी थैंक यू कहा। वो उसका फेवरेट डिश है। क्या मैं तुम्हारे लिए और मंगवा दूं? ट्यून ने पूछा। उसे अच्छा लगा कि वो लंच को लेकर कितनी एक्साइटेड थी। सीओ यून उसके इंटेंशन समझ नहीं पाई। उसने तुरंत फोटो दिखा दी कि वो वही डिश पहले ही ऑर्डर कर चुकी है। आदमी ने सिर हाथ पर टिकाया और सोचा कि वो कितनी नाइव है। वो उसकी बातें बीच में नहीं रोकता रहा और उसकी डिलीवरी की तारीफ सुनता रहा। उसने बताया कि यहाँ ये डिश सबसे बेस्ट बनती है। डेजन उसे देखते हुए सोचने लगा कि वो किस तरह बड़ी हुई होगी। उसने नोटिस किया कि वो बाकी लोगों से बहुत अलग है। उसे ये पसंद नहीं आया कि वो खुद को खुश करने के लिए ड्रिंक करती है। अचानक लड़की ने डिसाइड किया कि वो कन्फेस करेगी कि आज उसने उसे बहुत डरा दिया था। उसे लगा था कि वो उसके साथ कुछ गलत कर देगा। फिर वो एम्बैरेस्ड हो गई और बोली कि जो आदमी उसका लंच बाय करे वो बुरा नहीं हो सकता। ट्यून ने क्रिंज किया और सोचा कोई इतना नाइव कैसे हो सकता है। उसने सीओ यून को समझाना शुरू किया कि वो इतनी गलेबल नहीं हो सकती और छोटी छोटी बातों से लोगों को जज नहीं कर सकती। एक बुरा इंसान भी उसका लंच बाय कर सकता है। अचानक लड़की ने सिर झुका लिया। उदास होकर उसने कहा कि वो समझ गई है, बस चाहती थी कि वो उस पर भरोसा कर सके। वो डिप्रेस्ड थी। सीओ यून ने सोचा कि उसने भरोसा किया और खुशी खुशी खुद का एक हिस्सा दे दिया, इस उम्मीद में कि जिसे वो प्यार करती है वो खुश रहे। ये सब उसकी अपनी गलती थी, क्योंकि फैसला उसी ने लिया था। वो बस बिना शर्त प्यार चाहती थी, कोई ऐसा जो मुश्किल वक्त में उसे कंफर्ट दे सके। ट्यून ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और समझ गया कि ये लड़की अपने करंट रिलेशनशिप में खुश नहीं है। उसे एहसास हुआ कि उसने एक अनवर्दी लड़के के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। सीओ यून ने कबूल किया कि वो बस प्यार पाना चाहती है। हालांकि उसने ये धीरे से कहा, लेकिन ये उसकी आत्मा की चीख जैसी लग रही थी। चैप्टर 8। आदमी वहां बैठा रहा और समझ नहीं पाया कि क्या बोले। अभी अभी वे ग्रिल्ड ईल की बात कर रहे थे और वो इतनी डिप्रेसिंग बातें करने लगी थी। उसे बुरा लगा। कल जब उसका नशा उतरेगा तो वो ये सब बताने का पछतावा करेगी। इसलिए वो टेबल से उठा और बोला कि अब घर जाने का टाइम हो गया है। अचानक सीओ यून ने कहा कि वो उसे बताएगी कि उसने के ग्रुप में जॉब क्यों ली। यही बात उसे सबसे ज्यादा जाननी थी, तो वो सुनने के लिए तैयार हो गया। ट्यून ने लड़की को देखा और सोचा कि वो कितना लकी है कि वो ड्रंक है। इस हालत में वो सच बताएगी। सीओ यून ने उसे घूर कर देखा और कहा कि उसे ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। आदमी शॉक हो गया। ट्यून चुप खड़ा रह गया। तभी लड़की ने कहा कि के ग्रुप किसी भी एस्पायरिंग एप्लीकेंट का सपना है। अगर वहां जॉब मिल जाए तो इंसान आराम से जी सकता है और ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। आदमी को यकीन नहीं हुआ कि वजह इतनी सिंपल थी। क्या उसे सच में नहीं पता था कि उसके पिता ने 20 साल पहले क्या किया था? ये यकीन करना मुश्किल था कि किसी ने उसे कभी सच न बताया हो। अचानक सीओ यून ने कहा कि ट्यून लकी है, इशारा करते हुए कि उसे कनेक्शंस की वजह से डायरेक्टर बनाया गया है। इससे आदमी का ईगो हर्ट हुआ। उसने कहा कि उसने आईवी लीग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। ट्यून अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगा। इस दौरान लड़की बस खाली नजरों से बैठी रही। नशे की हालत में उसका दिमाग उसकी आधी बातें नहीं समझ पा रहा था। आखिर में उसने गला साफ किया और कहा कि वो अपनी पोजीशन के लायक है। सीओ यून उसे टीज करती रही, जिससे वो गुस्सा हो गया। वे बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे बचपन में करते थे। उसी पल आदमी ने लड़की को अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के रूप में पहचान लिया। तैजुन अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो गया और बोला कि लड़की ड्रंक नहीं है, बल्कि बस उस पर हंस रही है। सीयून रोते हुए बोली कि वो सच में ड्रंक है, वरना अपने बॉस से ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करती। लड़की चिल्लाई कि वो बस बहुत देर से उसका वेट कर रही थी। तैजुन वहीं फ्रीज हो गया। सोचने लगा कि क्या उसने आखिरकार उसे पहचान लिया है। सीयून ने चिल्लाकर कहा कि वो उस मोमेंट का इंतजार कर रही थी जब वो अल्कोहल पी सके। आदमी ने हार मान ली। वो सच में ड्रंक थी।
अचानक लड़की फिर से सैड हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बड़बड़ाने लगी कि वो आमतौर पर खुलकर बात करती है और चाहती है कि वीवुक से भी वैसे ही खुलकर बात कर पाए जैसे अभी डायरेक्टर से कर रही है। टेजुन फिर से एम्बैरेस्ड हो गया कि उसने उसकी ये बातें सुन ली थी। उसे उसके लिए बुरा लगा। उसे पूरा यकीन हो गया कि उसे सच में वो याद नहीं है। बहुत कम लोग 7 साल की उम्र की बातें याद रखते हैं, खासकर जब 20 साल बीत चुके हों, और खासकर तब जब उसका उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि सीयून ने के ग्रुप में जॉब बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के ली थी। यही एब्सोल्यूट ट्रूथ था। टेजुन इतना श्योर था कि वो कुछ ना कुछ छुपा रही है कि वो वहीं खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। सीयून को लगा कि वो उसे छोड़कर जा रहा है, इसलिए उसने उससे रुकने को कहा। आदमी ने जवाब दिया कि वो बस अपनी कार लाकर उसे घर छोड़ देगा। लड़की ने डिफाइंटली मुंह फुलाया, ये दिखाते हुए कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। टेजुन को उसे कन्विंस करना पड़ा कि वो उससे झूठ नहीं बोल रहा। जब आदमी वापस आया तो उसने देखा कि लड़की गायब थी। वो सोचने लगा कि वो इतनी नॉटी क्यों है। अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़ी। वहां सीयून के ग्लासेस पड़े थे। टेजुन ने सोचा कि वो पूरी शाम उसके ग्लासेस उतारना चाहता था और वो उन्हें लगाए लगाए ही चली गई। वो सोचने लगा कि अब वो घर कैसे जाएगी। उम्मीद करता रहा कि उसने कैब ली होगी और ड्रंक हालत में सड़क पर इधर उधर नहीं भटकेगी। टेजन कार में बैठ गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसे उसके ग्लासेस लौटाने के लिए उसे ढूंढना चाहिए। उसने फिर से सोचा कि उसे ये जानने की इतनी क्यूरियोसिटी क्यों थी कि उसने केजी ग्रुप में जॉब क्यों ली और क्या उसे पता था कि उसके फादर ने क्या किया था। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सवाल का जवाब इतना रिडिकुलसली सिंपल होगा। वो इसके लिए दूसरे देश से यहाँ तक आया था। उसे रिलीव्ड महसूस करना चाहिए था कि उसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं थे। आदमी इस बात से खुश था कि चीजें इस तरह से टर्न आउट हुई। उसने स्मर्क किया और सोचा, वाई नॉट उसके साथ थोड़ा और खेला जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में किया करता था। अलार्म क्लॉक की रिंगिंग से लड़की की नींद खुल गई। सीयून उठी और पूरे रूम में अपने ग्लासेस ढूंढने लगी, लेकिन कहीं नहीं मिले। अच्छी बात यह थी कि ऐसे ओकेजन के लिए उसके पास कॉन्टैक्ट लेंसेज थे। लड़की काम पर जाने लगी और सोचने लगी कि अब वो कभी अल्कोहल नहीं पिएगी। अचानक उसके दिमाग में एक मेमोरी आई कि कल उसने किसी आदमी से बात की थी। उसे उसका फेस याद नहीं आया। थोड़ी देर में उसकी मेमोरी और क्लियर हुई और उसे याद आया कि उसने डायरेक्टर को कितना कुछ बता दिया था और उसके साथ कितनी शेमलेसली बिहेव किया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में उसी के साथ हुआ। सीओ डिस्पेयर में काम पर ड्राइव करके गई। उसे लगा कि वो पागल हो रही है। चैप्टर 9। बोए अच्छे मूड में ऑफिस में घुसी, सबको हेलो कहते हुए। तभी उसकी नजर सीयून पर पड़ी। सीयून बिल्कुल घोस्ट जैसी लग रही थी। उसने हेलो कहा ही था कि एक कोवर्कर बोला कि वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा। अचानक लड़की ने टेजुन को ऑफिस में आते देखा और लाइटनिंग स्पीड से वो डेस्क के नीचे छुप गई। वो डर से कांप रही थी और मन ही मन प्रे कर रही थी कि आदमी उसे ढूंढने ना आए। उसे कल जो उसने किया था उस पर बहुत शर्म आ रही थी। बोए को लगा कि लड़की फायर इंसिडेंट को लेकर इतनी वरिड है कि बॉसेस के सामने आने से डर रही है। उसने उसे टेबल के नीचे से बाहर निकाला। एक कुरियर ऑफिस में आया और हान सोयून नाम के रेसिपिएंट को ढूंढने लगा। लड़की आखिरकार टेबल के नीचे से बाहर निकली और बोली कि वही है। आदमी ने उसे फ्लावर्स का बुके दिया और साइन करने को कहा। सीयून शॉक्ड थी क्योंकि पहली बार उसे इतना बड़ा बुके मिला था। लड़की ने नोटिस किया कि बुके के साथ हैंगओवर क्योर भी था। कुरियर ने उसे रिसीट दी और वेल विशेस देकर चला गया। सीयून के कॉलीग्स क्यूरियोसिटी से उसका पैकेज देखने लगे। रिसीट पर सेंडर का नाम वीवुक लिखा हुआ था। लड़की सरप्राइज थी क्योंकि उस लड़के ने पहले कभी कुरियर से फ्लावर्स नहीं भेजे थे। वो ये सोचकर इमोशनल हो गई कि वो उसकी केयर करता है। उसे लगा कि उससे नाराज होना उसकी गलती थी। सीयून ने उसे फोटो और टेक्स्ट मैसेज भेजा, थैंक यू कहते हुए, और लिखा कि वो उससे बहुत प्यार करती है। ह्यूग कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्ट्रेंज मैसेज क्या है और सीयून को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट किसने भेजा। चीहिन जिन ने ह्यूग का फोन देखा और बताया कि उसने ही सीयून को गिफ्ट भेजा है क्योंकि उसे उसके लिए गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने उसे अश्योर किया कि उसने ये पैकेज उसकी तरफ से भेजा है ताकि सीयून एम्बैरेस्ड ना हो। आदमी नर्वस हो गया, डर रहा था कि कहीं लड़कियां क्लोज ना हो जाएं और चीहिन जिन को सीयून की उसकी मां को की गई डोनेशन के बारे में पता ना चल जाए। वीवुक ने उसे थैंक यू कहा और बोला कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, जिस पर लड़की खुशी से बोली कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर जब सीयून जल्द ही उसकी वाइफ बनने वाली है। वो उसके साथ फ्रेंड्स बनना चाहती थी। चीहिन जिन ने आदमी से वेडिंग डेट के बारे में पूछना शुरू कर दिया और कहा कि वो जल्द ही बैचलर नहीं रहेगा। आदमी ने सिर झुका लिया और गुस्से में अपना होंठ दबा लिया। एक गहरी साय लेते हुए उसने जवाब दिया कि अभी तक उस मैटर पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। लड़की ने हल्की सी स्मग दी जो लगभग दिखी ही नहीं। उसके दिमाग में एक चालाक प्लान बन रहा था। वो चीयरफुली हंसने लगी और फ्लर्ट करते हुए उसे याद दिलाया कि कल वो ड्रंक हो गया था और उसने खुद ही कैजुअल कम्युनिकेशन शुरू करने का इन्विटेशन दिया था। आदमी को कुछ याद नहीं था। उसे ऑकवर्ड लगा, वो नर्वस भी होने लगा। लड़की ने बात आगे बढ़ाई और पूछा कि क्या उसे याद नहीं है कि उसने खुद ही कहा था कि वो उसे आपा कहकर बुला सकती है। उसने मीठी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा कि उसे ये नाम पसंद है। ही वॉक ब्लश कर गया लेकिन अंदर से खुश भी हुआ। होश में होता तो वो ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करता। उसने कहा कि वो उसे ये नाम तब बुला सकती है जब वे अकेले हों। वे एलिवेटर से उतरते हुए हंस रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। आदमी चलते चलते सोच रहा था कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। उसे सो यून की जरूरत सिर्फ अपनी मां की डोनेशन के लिए और थोड़ी फन के लिए थी। वहीं ची हुंग जिन एक टैलेंटेड लॉयर थी, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस के साथ। वो लेटली उसे काफी गिफ्ट्स दे रही थी और अब उसके काफी क्लोज भी आ रही थी। उसने उस खूबसूरत लड़की को देखा और सो यून के साथ इन्वॉल्व होने पर रिग्रेट महसूस किया। धूप तेजी से चमक रही थी और के ग्रुप बिल्डिंग पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। तेओजिन तेज कदमों से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। सेक्रेटरी ने उसे ग्रीट किया और उसने भी हेलो कहा और उसे गुड डे विश किया। वो महिला सरप्राइज थी। वो खुद से कोई धुन हम कर रहा था। इतने हाई स्पिरिट्स में उसने उसे पहली बार देखा था। अचानक आदमी रुका और उसे आवाज देकर कहा कि फीमेल एम्प्लॉई हान सियो यून को उसके ऑफिस में बुलाए। उसने स्माइल करते हुए ये भी कहा कि लड़की से कह देना कि अब डेस्क के नीचे छुपने की जरूरत नहीं है। सियोंग मुन घिउ और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आसपास हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टर का काम करने चली गई। थोड़ी देर बाद सियो यून सर झुकाए हुए त्योजिन के ऑफिस में दाखिल हुई। उसके बाल उसका लगभग पूरा चेहरा ढक रहे थे।
कल की बातों को सोचकर उसे गहरी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब फिर से डांट पड़ेगी। उसने हिम्मत करके ऊपर देखा और तुरंत एक लंबी मेल फिगर से टकराई। देयान उसके बहुत पास खड़ा था और नीचे की तरफ उसे देख रहा था। आदमी असल में अपने सवाल क्लियर करने आया था और जब सब कुछ उसकी सोच से कहीं आसान निकला तो उसने डिसाइड किया कि इतनी लंबी जर्नी बेकार न जाए। वो वही करेगा जो वो चाहता है। उसने हल्की सी स्माइल दी और पूछा, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है? चैप्टर 10। सियो यून ने डायरेक्टर से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगनी शुरू की, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि सब ठीक है और वे उसे भूल सकते हैं। तेओ जिन ने उसे देखा और नोटिस किया कि आज उसने ग्लासेस नहीं पहने हैं, तो उसने पूछा कि क्या वो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं। लड़की ने बस सिर हिला दिया। वो एक्साइटमेंट से पसीने में भीगी हुई खड़ी थी। उसने सोचा कि कल उनकी कॉन्वर्सेशन कितनी स्पार्कलिंग थी और आज वो बस डमी की तरह सिर हिला रही है। किसे पता था कि ये शांत सी लड़की इतनी बोल्ड हो सकती है। उसके थॉट्स सेओवन के सवाल से टूट गए। उसने पूछा कि क्या उसने उसके ग्लासेस देखे हैं, क्योंकि कल के बाद से उसे वे नहीं मिल रहे। वो ब्लश हो गई और पैरों को इधर उधर घसीटने लगी। उसने जानबूझकर वर्ड्स खींचे और ग्रिन करते हुए कहा कि उसे नहीं पता, मन ही मन सोचते हुए कि वो उन्हें इतनी आसानी से वापस नहीं देगा। उसने पूछा कि क्या वे एक्सपेंसिव थे। ग्लासेस पूरे टाइम उसके डेस्क पर पड़े थे। सियो ने जवाब दिया कि बात प्राइस की नहीं है, वे उसके लिए खास हैं क्योंकि वे उसके बॉयफ्रेंड का गिफ्ट थे। आदमी टेंस हो गया। सोचने लगा कि अगर उसने ग्लासेस लौटा दिए तो वो कितना बड़ा फूल होगा। उसने सोचा कि शायद कल उसका उस लड़के से फाइट हुआ था। लड़की ने अपनी ज्यादा बोलने वाली जबान को डांटा और कहा कि अब वे दोनों पैचअप कर चुके हैं। तेओ जिन को ये बात पसंद नहीं आई। उसका एक्सप्रेशन थ्रेटनिंग हो गया और उसने सख्ती से पूछा कि क्या उसने अपने केयरलेस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस ठीक कर लिए हैं। सीओ फिर से चौंक गई। वो इतनी अचानक टॉपिक चेंज कर रहा था। उसने जवाब दिया कि सब सॉर्ट आउट हो चुका है। आदमी ने उसे फॉलो करने को कहा और उसे एक नए रूम में ले गया। उसने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया कि यहाँ एक डेस्क सेटअप किया जाए और एचआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाए कि सीओ यून को न्यू पोजीशन पर रीअसाइन किया जा रहा है। वो उसे न्यू टीम का मैनेजर अपॉइंट करने वाला था। सेक्रेटरी ने पूछा कि ग्रुप में उसके साथ और कौन होगा। डायरेक्टर ने ग्रिन करते हुए कहा कि सीओ यून अकेले ही मैनेज कर लेगी। वो टीम का नाम फ्यूचर सर्विस टीम रखेगा। सो यून डिप्रेस्ड हालत में कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसने सोचा कि ये पोजीशन खास तौर पर उसके लिए बनाई गई है ताकि उसे इम्पॉसिबल टास्क दिया जाए और जब वो फेल होगी तो वो उसे सीधा फायर कर देगा। ये साफ साफ वर्कप्लेस बुलिंग थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों है। बॉब ने उसकी हालत देखी और उसे चेयर अप करने की कोशिश की और पूछा कि क्या हुआ। सीओ यून की आंखों के सामने अब भी तेओजिन का वो चेहरा घूम रहा था जब वो सेक्रेटरी को उसके सामने ऑर्डर्स दे रहा था। अगले हफ्ते से वो किसी क्लोजेट जैसी जगह में पूरी तरह अकेले काम करेगी और कुछ अननोन टास्क्स परफॉर्म करेगी। वो इन्हीं सैड थॉट्स में डूबी हुई थी कि तभी एक औरत की आवाज ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो यहाँ अपना फोन लेने आई है। सेयुन ने फोन उसकी ओनर को दिया और लेट रिपेयर के लिए अपोलोजाइज किया। सब कुछ फिक्स और रिस्टोर कर दिया गया था। वो महिला बहुत खुश हो गई। उसने थैंक्स कहा और अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। उसने सेयुन को एक स्वीट ड्रिंक दिया और कहा कि ये ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो किसी तरह से थैंक यू कहना चाहती थी। लड़की को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। उसे कंफर्टेबल नहीं लगा क्योंकि वो तो बस अपना काम कर रही थी। महिला ने फिर से सिंसियरली थैंक्स कहा तो सेयुन ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को थैंक्स कहा और स्वीट स्माइल के साथ विदा ली। लड़की को अंदर से वार्म और चीयरफुल महसूस हुआ। बाद में लड़की वर्कशॉप में काम करने लगी और डिवाइस ठीक किया। उसने खुद को रियश्योर किया कि अगर वो और मेहनत करेगी तो उसे फायर नहीं किया जाएगा। उसने डिसाइड किया कि जो हुआ ही नहीं है उससे डरना नहीं है, वो सब हैंडल कर लेगी। यू की लॉ फर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के आने का इंतजार कर रही थी। हीव्यूक मीटिंग के लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहा था। बॉस ने उसे वार्न किया था कि क्लाइंट पर स्पेशल अटेंशन देना है। ये खुद को प्रूव करने का चांस था, इसलिए वो नर्वस था। अचानक चीहुनजिन उसके पास आई और ये जानकर सरप्राइज्ड हुई कि उसे भी कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया है। बाद में पता चला कि दोनों को न्यू क्लाइंट के साथ काम करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। हीव्यूक ने सोचा कि वो हेड लॉयर होगा और लड़की उसकी असिस्टेंट। दोनों यंग लॉयर्स कॉन्फ्रेंस रूम में गए और उन्हें यंग लॉयर्स में सबसे आउटस्टैंडिंग बताया गया। फर्म के डायरेक्टर ने अपोलोजाइज किया और कहा कि उसे कहीं और जाना है और उन्हें काम शुरू करने की परमिशन दे दी। हीव्यूक ने सामने बैठे आदमी को देखा और सोचा कि वो कोई सेलिब्रिटी है। टेजुन ने उन्हें हेलो कहा और बोला कि उसने इन यंग लॉयर्स के बारे में काफी पॉजिटिव बातें सुनी है। उसने अपना बिजनेस कार्ड दिया और पता चला कि वही उस ऑफिस का हेड है जहां सेयुन काम करती है। हीव्यूक को अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। आदमी ने उन्हें यह भी बताया कि वो के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट का इकलौता ग्रैंडसन है और पूरे केजी ग्रुप का सेकंड हेयर। हीव्यूक बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि अगर वो बेस्ट देगा तो फ्यूचर में वो के ग्रुप का कॉर्पोरेट लॉयर बन सकता है। टेजुन ने कहा कि वो अगले साल के इलेक्ट्रॉनिक्स हेडक्वार्टर्स ट्रांसफर होने वाला है। इसके लिए उसे टैलेंटेड लोगों की टीम बनानी है, ज्यादातर अब्रॉड से। आदमी बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने कहा कि फॉरेन एम्प्लॉइज हायर करने में काफी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, इसलिए वो चाहता है कि हायरिंग प्रोसेस में ये लोग डायरेक्टली प्रेजेंट रहें। इसका मतलब था कि उन्हें आगे बहुत सारी ओवरसीज बिजनेस ट्रिप्स करनी होंगी। हीव्यू खुशी से ऑलमोस्ट कंट्रोल खो बैठा। अपने माइंड में वो ऑलरेडी इमेजिन कर चुका था कि वो कितना कमाएगा और करियर लैडर में कितनी ऊंचाई तक जाएगा। टेजुन कार में बैठा और एक इंसिडेंट याद किया जो उसने एक्सीडेंटली देखा था। कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते हुए उसने एक आदमी और लड़की को कैजुअली बात करते और हंसते सुना। वे साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि दोनों के बीच म्यूचुअल अफेक्शन है। टेजुन ने डिसाइड किया कि वो उन्हें एक्सपोज करने के लिए जो भी पॉसिबल होगा करेगा। उसे याद आया कि कैसे सेयुन अपने बॉयफ्रेंड के दिए हुए ग्लासेस को लेकर इतनी वरिड थी। आदमी ने भौहें सिकोड़ ली। उसे साफ दिख रहा था कि लड़की ने कितना गलत पार्टनर चूज किया है। उसे लगा वो कितनी नाइव है। हीव्यू की माँ अपने रूममेट के साथ टीवी शो देखते हुए लेटी थी। अचानक सेयुन कमरे में आई और फ्रेंडली हेलो कहा। महिला उसे देखकर खुश नहीं थी और उसने छुपाया भी नहीं। सब कुछ उसके चेहरे पर साफ था। लड़की ने पोलाइटली पूछा कि क्या उसने लंच कर लिया है। महिला ने कहा कि वो बस करने ही वाली है। सेयुन ने कहा कि वो उसके लिए हेल्दी फूड लाई है क्योंकि माँ को जल्दी रिकवर करने के लिए अच्छा खाना चाहिए। उसने खाना महिला को दिया और उम्मीद की कि उसे पसंद आएगा। उसने पूछा कि खाना कैसा है। हीव्यू की माँ ने बुदबुदाते हुए कहा कि सब ठीक है और चुपचाप खाना खाती रही। कुछ देर तक वे ऑकवर्ड साइलेंस में बैठे रहे। सेयुन ने फ्लॉस को वास में रखने का डिसाइड किया।
आज महिला काफी चुप थी और लड़की ने सोचा कि शायद पिछले हफ्ते विजिट ना करने की वजह से वो उससे नाराज है, लेकिन जो बातें उसने सुनी थी उसके बाद वो वहां रहकर अनजान बनने का नाटक नहीं कर सकती थी। अब उसने डिसाइड किया कि वो स्माइल करेगी और वुमन को चीयर अप करने की कोशिश करेगी। तभी अचानक हीव्योक की सिस्टर हीजिन कमरे में आई। माँ तुरंत स्माइल करने लगी और उसका मूड ब्राइट हो गया। लड़की ने सेयुन को हेलो भी नहीं कहा, सीधे माँ के पास बैठ गई और बातें करने लगी। महिला ने कहा कि उसे नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो काम से थकी हुई है। सेयुन ने लड़की को सिस्टर कहकर हेलो कहा। हीजिन का चेहरा बदल गया। उसने कहा कि उसने नोटिस नहीं किया था और पूछा कि वो कैसी महसूस कर रही है। लड़की ने कहा कि वो ठीक है। हीजिन ने कहा कि वो लकी है कि अभी यंग है इसलिए जल्दी रिकवर हो गई। उसके बाद उसने सेयुन को इग्नोर किया और माँ से बातें करने लगी। सेयुन को दोनों औरतों के बिहेवियर से बुरा लगा और उसे समझ नहीं आया कि वे अचानक उससे इतनी हार्श क्यों हो गई हैं। थोड़ी देर बाद तीनों टीवी शो देखने लगी। तभी हीजिन ने अचानक कहा कि मेन कैरेक्टर सेयुन जैसी दिखती है। उसने पूछा कि जब वो एक लॉयर की वाइफ बनेगी तो उसे कैसा फील होगा। सेयुन चुप रही तो लड़की आगे बोलती रही कि इतनी प्रेस्टीजियस प्रोफेशन वाले इंसान से शादी करना कैसा होता है। सीओ ने मन ही मन सोचा कि वो हीबुक से शादी उसके स्टेटस की वजह से नहीं बल्कि इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। अचानक माँ ने कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। हीजन घबरा गई और बोलने लगी कि सर्जरी के बाद भी रिकवरी में इतना टाइम लग रहा है जबकि अब तक सब ठीक हो जाना चाहिए था। वो कहने लगी कि शायद ट्रांसप्लांटेड लिवर हेल्दी नहीं था इसलिए माँ ठीक नहीं हो पा रही हैं। उसने कहा कि सियोयुन बहुत वीक और स्किनी है इसलिए प्रॉब्लम उसी की वजह से है। हीजन ने अपनी माँ से पूछा कि क्या सर्जरी दोबारा हो सकती है, शायद वे कोई और हेल्दी डोनर ढूंढ सकते हैं। सियोयुन वहीं खड़ी रह गई जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वे उसके सामने ऐसी बातें कैसे कह सकते थे। लड़की ने अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ देखा और कहा कि उसने अपनी माँ के लिए खुद का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा सैक्रिफाइस किया है और उसे ऐसी बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों औरतों ने उसे नापसंदगी और हैरानी से देखा। वो हमेशा क्वाइट रहती थी और आज अचानक लाइन क्रॉस कर गई थी। हीजन मुस्कुराई और बोली कि वो तो बस मजाक कर रही थी। सियोयुन ने उसे डांटते हुए कहा कि डॉक्टर ने माँ की प्रोग्रेस की तारीफ की है और रिकवरी अच्छी चल रही है। उसने कहा कि हीजन की बातें माँ को अपसेट कर देंगी और ये उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। माँ ने सियोयुन की तरफ देखा और थोड़ा एम्बैरेस हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़की भी टेम्पर रखती है। सियोयुन ने कहा कि वो माँ के लिए कुछ फल धोकर ले आती है। हीजन ने माँ से पूछा कि क्या उन्होंने खाना खाया है। माँ ने कहा कि उन्होंने वही राइस पॉरेज खाया है जो सियोयुन लाई थी। सिस्टर इन लॉ ने डिसाइड किया कि वो देखेगी कि लड़की कैसी पॉरेज लाई है। जब सियोयुन वापस आई तो महिला ने राइस का कंटेनर आगे बढ़ाते हुए पूछा कि क्या यही वो पॉरेज है जो उसने माँ के लिए बनाई थी। हीवुक की माँ ने नाराज चेहरे के साथ दूसरी तरफ देख लिया। हीजन ने माँ से पूछा कि पॉरेज अच्छी थी या नहीं तो माँ ने अजीब सा फेस बनाते हुए कहा कि उन्होंने बस इसलिए खा ली क्योंकि और कुछ था ही नहीं। सियोयुन शॉक हो गई क्योंकि उसने तो उनसे पूछा था कि क्या उन्हें पॉरेज पसंद आई। लड़की सफाई देने लगी कि उसने सब कुछ बिल्कुल उसी रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाया था जो उसे भेजी गई थी। हीवुक की सिस्टर गुस्सा हो गई और बोली कि उसे पहले खुद टेस्ट करना चाहिए था। हीजन चिल्लाने लगी कि सियोयुन इतना सा काम यानी खाना बनाना भी ठीक से नहीं कर सकती। लड़की को बहुत बुरा लगा। तभी अचानक हीवुक कमरे में आया और पूछा कि क्या हो रहा है। उनकी आवाजें हॉलवे तक सुनाई दे रही थीं। उसकी सिस्टर ने अपने भाई से कहा कि सियोयुन ने पॉरेज बनाई थी। उसने बस इतना कहा कि टेस्ट अजीब है और सियोयुन ने ओवर रिएक्ट कर दिया। हीवुक ने स्पून उठाया और खुद पॉरेज टेस्ट करने का फैसला किया। उसने मुंह बनाया और थूकने लगा। उसने पूछा कि पॉरेज इतनी स्ट्रेंज और टेस्टलेस क्यों है। सियोयुन ने कहा कि उसने बिल्कुल उसकी रेसिपी के हिसाब से ही बनाई है। हीवुक गुस्से में बोला कि या तो उसे खाना बनाना नहीं आता या फिर उसने कोई मिस्टेक की है क्योंकि रेसिपी में लिखा था कि पॉरेज बहुत अच्छी होती है। सियोयुन ने हल्की सी स्मर्क की और बोली कि फिर उसे खुद ही बना लेनी चाहिए थी। उसने अपना बैग उठाया और कहा कि वो जा रही है। हीवुक और उसकी सिस्टर हैरानी में खड़े रह गए। लड़की ने पहले कभी इतना एटीट्यूड नहीं दिखाया था। वे खुले मुंह से सियोयुन को जाते हुए देखते रह गए। ताजुन हॉस्पिटल पहुंचा जहां उसे पता था कि हीवुक की मां एडमिट है। अचानक उसने यंग लोगों को ऊंची आवाज में बात करते हुए सुना। हीवुक ने सियोयुन का पीछा किया और उसे रुकने को कहा। लड़की बहुत एंग्री थी और बोली कि वो अब उस जगह पर नहीं रहना चाहती। आदमी ने उन्हें डिस्टर्ब न करने का फैसला किया और पास की बॉल के पीछे छिप गया। उसे समझ आ गया कि इस कपल के रिलेशनशिप में सब स्मूथ नहीं है। वे डोरवे पर ही खड़े होकर आर्ग्यू कर रहे थे। सियोयुन ने कहा कि अगर उसे पॉरेज पसंद नहीं आई तो वो खुद बनाकर खा ले। हीवुक ऑकवर्ड तरीके से खड़ा रहा। गर्दन रगड़ते हुए बोला कि पॉरेज बहुत टेस्टी होना जरूरी नहीं था क्योंकि वो मेडिसिनल रेसिपी थी। उसने कहा कि उसकी सिस्टर काफी समय से माँ के पास नहीं आई थी इसलिए उसे नहीं पता कि माँ को हेल्दी फूड चाहिए। लड़की एक्सप्लोड हो गई और चिल्लाई कि ऑब्वियसली उसकी सिस्टर को कुछ नहीं पता क्योंकि ऑपरेशन के बाद से सियोयुन ही माँ का दिन रात ख्याल रख रही थी। तभी ट्यून को यह सुनकर शॉक लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर चल क्या रहा है। हीवुक ने सियोयुन को काम करने को कहा और चिल्लाना बंद करे, लेकिन वो लगातार उससे पूछती रही कि उसने अपनी माँ से मिलने कितनी बार आया है। उसने कहा कि वो तो दिन रात माँ के पास रही है। तभी ट्यून को समझ आया कि वो 1 महीने की अनपेड वेकेशन क्यों ले रही थी। वो विदेश नहीं गई थी बल्कि अपने बॉयफ्रेंड की माँ की केयर कर रही थी। सियोयुन ने जोर दिया कि वो अभी और आगे से पोलाइटली बात करने को कहे। अचानक हीवुक का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से से लड़की को देखा और उस पर चिल्लाया। उसे चुप रहने को कहा। उसने कहा कि वो लिमिट क्रॉस कर रही है। पिछले कुछ दिनों से वो उसे बहुत ज्यादा जवाब दे रही थी। लड़की सन्न रह गई। वो उसे डिसअपॉइंटमेंट से भरी आंखों से देखने लगी। आदमी ने पूछा कि वो क्यों चाहती है कि सब उसके सामने झुके। ट्यून वहीं खड़ा सोच रहा था कि ये आदमी कितना घटिया है। सियोयुन शॉक से सुन्न हो गई थी। वो बस हीवुक को देखती रही। उसने उसके और उसके फैमिली के लिए इतना कुछ किया था, फिर भी वो उसके सामने इतनी गंदी बातें कैसे बोल सकता था। आदमी ने मुड़कर कहा कि वो जहां जाना चाहती है चली जाए, वे बाद में बात करेंगे। अचानक प्रिंसिपल ट्यून उसके पास से गुजरा। उसने प्रिटेंड किया कि उसने उसे देखा ही नहीं और आगे बढ़ गया। वो उसे एम्बैरेस नहीं करना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि अगर लड़की को पता चल गया कि उसने उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की फाइट देख ली है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। सियोयुन को लगा कि उसने सब कुछ सुन लिया होगा और अब वो उसे बेवकूफ समझ रहा होगा क्योंकि पहले कार में वो अपने बॉयफ्रेंड की कितनी तारीफ कर रही थी। वो कितनी कोशिश कर रही थी कि खुश दिखे। लड़की को शर्म महसूस हुई।
अपनी बेइज्जती के आंसू रोकते हुए वो घर चली गई। मंडे की सुबह डिजून आया और सेओ यून को बताया कि उसे वापस मोबाइल सर्विस डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है। लड़की को लगा कि डायरेक्टर उसकी नई पोजीशन में परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। उसने ऊपर देखा तो पाया कि वो खुद ऑकवर्ड खड़ा था। आदमी ने अपॉलोजेटिक टोन में कहा कि उसका डिपार्टमेंट शॉर्ट स्टाफ्ड है और कलीग्स को एक सेक्शन मैनेजर के तौर पर उसकी जरूरत है। सेओ यून अपने डिपार्टमेंट में वापस आकर खुश थी, लेकिन तभी आदमी ने कहा कि उसे शाम को फिर उसके पास आना होगा और उसके साथ काम कंटिन्यू करना होगा। ट्यून खुश हो गया और बोला कि वो उसे फ्यूचर टीम के हेड के तौर पर उसका पहला असाइनमेंट देगा। उसने उम्मीद जताई कि वो टीम मैनेजर और टीम के काम दोनों में अच्छा करेगी। आदमी ने उसे लगा जैसे उसकी सोल उसके बॉडी से निकल रही हो। ट्यून ने कहा कि ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। ये सुनकर लड़की को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे समझ आ गया कि उसकी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम बहुत कम बचेगा। फिर भी उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। सेओ यून ने कहा कि वो समझ गई है, जरूरी सामान उठाया और मोबाइल सर्विस डिपार्टमेंट चली गई। ट्यून और सेक्रेटरी मू नोंग उसे देखते रहे। आदमी ने धीमे से कहा कि लड़की को ये भी नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रहा है। महिला ने डायरेक्टर को हैरानी से देखा। उसे लगा कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जब बॉब ने सेओ यून को देखा तो वो खुशी से ऑलमोस्ट रो पड़ी। वो उसे वापस देखकर बहुत खुश हुई और बोली कि काश वो उन्हें फिर कभी छोड़कर न जाए। बॉब ने बताया कि उसने जानबूझकर डायरेक्टर के आसपास जोर जोर से कहा था कि सेओ यून के बिना काम कितना मुश्किल हो गया है। उसने कहा कि जैंग यूनियो ने भी उसका सपोर्ट किया। उसने भी कहा था कि सेओ यून जैसी स्पेशलिस्ट को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है और करंट कैंडिडेट्स में केपेबल लोग बहुत कम हैं। सेओ यून ये जानकर शॉक्ड हो गई कि उसके को-वर्कर्स ने उसकी वापसी के लिए इतनी मेहनत की थी। जैंग यूनियो हमेशा क्वाइट रहता था और किसी चीज में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करता था। लड़की उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी और जब वो अचानक वेकेशन पर चली गई थी और ढेर सारा काम छोड़ गई थी तो उसे लगा था कि कलीग्स उससे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे। उसे सरप्राइज हुआ कि उसके कलीग्स उसे इतना रिस्पेक्ट करते हैं। वो बहुत खुश हुई। सेओ यून ने झुककर सबको थैंक यू कहा। उसका मूड तुरंत बेहतर हो गया। तभी डिपार्टमेंट हेड आया और बोला कि लंच टाइम खत्म हो गया है और अब काम पर लगने का टाइम है। सब अपनी अपनी जगह लौट गए। बॉब ने कहा कि उसने सुना है कि सेओ यून को नई टीम का हेड बनाया गया है। उसने लड़की की तारीफ की और कहा कि उसे उस पर भरोसा है क्योंकि वो बहुत हार्डवर्किंग और केपेबल है। उसने ये भी कहा कि उसे लगता है सीईओ अच्छा इंसान है और रीसेंट इंसिडेंट के लिए हानो यून को पनिश नहीं करेगा। उसने कहा कि वो हमेशा पोलाइट रहता है और उसे अच्छा लगता है। सेओ यून को अचानक याद आया कि पहले ही दिन उसने उसे लंच दिया था और जब वो ड्रंक थी तब उसने बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनी थी। उसकी वॉइस बहुत जेंटल थी। उसकी फेलियर्स के बावजूद वो उसके साथ पेशेंट रहा। लड़की ने डिसाइड किया कि वो और ज्यादा मेहनत करेगी ताकि डायरेक्टर उसके साथ और फ्रेंडली हो जाए। मोबाइल सर्विस डिपार्टमेंट में डे जॉब के बाद सेओ यून फ्यूचर टीम प्रोजेक्ट पर काम करने जाती थी। हर शाम उसके डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स का ढेर उसका इंतजार करता था। पिछले कुछ दिनों से उसने डायरेक्टर को देखा ही नहीं था। वो सोचने लगी कि बॉब की ये बात शायद गलत थी कि उसे पनिश नहीं किया जाएगा। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑफिस में लड़की को बुली कर रहा हो। सेओ यून गुस्से से जल रही थी। उसे रोज शाम 6 से 9 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ता था, जबकि उसके पास इतना काम भी नहीं था कि वो अपना टाइम वेस्ट करे। लड़की ने डिसाइड किया कि वो इस टाइम का यूज अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए करेगी। इस तरह वो एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएगी और फिर जॉब चेंज कर लेगी। चैप्टर 13। तेजो एक मीटिंग के लिए जा रहा था और उसने सेक्रेटरी से कहा कि वो घर जा सकती है। महिला ने कहा कि उसे खाना चाहिए क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। उसने उसके लिए लंच बनाया और कहा कि मीटिंग से पहले खा ले। तेजुन रुक गया। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो सेक्रेटरी मूनोंग अक्सर उसके लिए खाना बनाती थी। वो हमेशा बहुत टेस्टी खाना बनाती थी और लड़के के साथ बहुत काइंड रहती थी। यहाँ तक कहती थी कि उसे सेक्रेटरी की जगह शेफ बनना चाहिए था। आदमी ने उसे साथ में खाना खाने के लिए इनवाइट किया। वो पुराने दिनों की तरह उससे बात करना चाहता था। सेयोंग मूनोंग तेजुन के सामने बैठी थी और अचानक सेयुन की बात करने लगी। उसने कहा कि सेयुन रोज लेट तक काम करती है, जबकि उसने उसे कोई काम दिया भी नहीं होता। महिला ने कहा कि उसने नोटिस किया है कि लड़की डिनर भी नहीं करती, बस यही पूछती रहती है कि डायरेक्टर आएंगे या नहीं। तेजुन एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने खाना खाना भी रोक दिया। आदमी ने कहा कि लड़की इसी तरह ट्रीट होने की हकदार है। उसने सेक्रेटरी को एक कहानी सुनानी शुरू की कि बचपन में उसके पास एक पपी था जो हर जगह उसके पीछे पीछे घूमता था। एक दिन वो पपी गायब हो गया। बाद में उसे पता चला कि पपी पहले इंसान के पीछे चला गया था जिससे वो मिला था और उसी के साथ रहने लगा। तेजुन सोचने लगा कि सेयू भी उस आदमी के पीछे पपी की तरह क्यों लगी हुई है जबकि वो उसके साथ इतना मीन रहता है। महिला ने पूछा कि उसने अपना पपी वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं की। इस पर आदमी ने जवाब दिया कि पपी की सर्च वैसे खत्म नहीं हुई जैसा उसने सोचा था। सेक्रेटरी मूनोंग एक समझदार महिला थी और समझ गई कि तेजुन किस बारे में बात कर रहा है। उसने उससे पूछा कि अगर कई साल बाद वो अपना पपी ढूंढ ले और उसे पहचान ले तो क्या वो उसे एक अडल्ट डॉग मानेगा। तेजुन ने जवाब दिया कि वो अब भी उतना ही पपी रहेगा जितना पहले था। सेक्रेटरी के साथ लंच के बाद तेजुन ने शेयर होल्डर्स के सामने अपनी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली डिफेंड की। वो खुद को बहुत पावरफुल महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि अब शाम के 6 बज चुके हैं, सेयुन अब उसके फ्लोर पर नए प्रोजेक्ट पर काम करने आने वाली होगी। आदमी ने सोचा कि वो हमेशा की तरह लास्ट मिनट तक उसका इंतजार करेगी। एक तरफ उसे उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसे लगा कि ये हॉस्पिटल वापस जाने से बेहतर है जहां उसके साथ बुरा बिहेवियर किया जाता था। किमजिल तेजुन के ग्रैंडफादर खुशी खुशी बाहें फैलाकर उसका स्वागत करने लगे। आदमी ने बूढ़े आदमी को गले लगाया जिसने शिकायत की कि अपने ग्रैंडसन को देखना अब मुश्किल हो गया है क्योंकि वो हमेशा काम में बिजी रहता है। किमजे पिल ने दे। आदमी ने यह भी कहा कि उसने सुना है कि तेजुन अब्रॉड से एम्प्लॉइज रिक्रूट करने पर एक्टिवली काम कर रहा है और उसकी तारीफ की। तेजुन सरप्राइज्ड भी था और रिलीव्ड भी क्योंकि उसे लगा था कि ग्रैंडफादर इसके लिए उसे डांटेंगे। तभी एक एड आया और कहा कि प्रेसिडेंट को मीटिंग अटेंड करनी है और उन्हें जाना होगा। उन्होंने अपने ग्रैंडसन को गुड बाय कहा और कहा कि जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। तेजुन ने पोलाइटली झुककर गुड बाय कहा। अचानक किसी ने उसे जोर से बुलाया। वो तेजुन के अंकल थे जो मोबाइल बिजनेस डिपार्टमेंट के पार्ट टाइम प्रेसिडेंट थे। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि इतने सालों बाद मिलने पर भी वो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि तेजुन उम्र के साथ अपने पिता जैसा होता जा रहा है और अचानक जोड़ दिया कि उनके पिता की मौत 40 साल की उम्र में हो गई थी। इस तरह का केयरलेस जिक्र तेजुन को अपसेट और अलर्ट कर गया।
कहने का तरीका सस्पिशियस लग रहा था। अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि उन्हें खुशी है कि वे एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और कहा कि वे बॉसेस से कहेंगे कि उसके साथ थोड़ा लीनियंट रहें। तेजुन ने उन्हें थैंक यू कहा और बोला कि चिंता न करें। किम सैंग डैक ने आगे कहा कि जो थ्योरी उसका नेफ्यू सीख रहा है वो प्रैक्टिस से अलग होती है। उसने कई टैलेंटेड लोगों को देखा है जो एलीट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। उसने फिर से तेजन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अपने ग्रैंडफादर के नाम पर दाग न लगने दे। उसने नेफ्यू को गुड बाय कहा और अपने काम में लग गया। तभी पास से उसकी आंटी की आवाज आई जिसने डिस्गस्ट के साथ कहा कि उम्र के बावजूद उसका अंकल बच्चे जैसा बिहेव करता है। महिला ने तेजुन से कहा कि वो उसकी बातों को इग्नोर करे। कंपनी की सक्सेस इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि उसके फादर ने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी थी। उसने अपने नेफ्यू से कहा कि अगर वो आदमी लिमिट क्रॉस करे तो उसे बता देना, वो खुद डील करेगी। तेजुन मुस्कुराया और पूछा कि वो उसके साथ क्या करेगी। महिला ने जवाब दिया कि वो पब्लिक में उसके अंकल की विग उतार देगी। आदमी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। आंटी भी हंसी और पूछा कि क्या वो उसके साथ डिनर करना चाहता है। ट्यून ने सोचा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा कि उसके पास अभी कुछ काम बाकी है। उसने प्रॉमिस किया कि किसी और दिन उसके साथ डिनर करेगा। सेओ बहुत थकी हुई थी और वहीं अपने डेस्क पर गहरी नींद में सो गई। जब ट्यून उसके ऑफिस में आया तो वो थोड़ा चौंक गया। उसे लगा कि वो ऐसी हालत में नहीं लगती जिसे ओवरटाइम के लिए पे किया जाए। आदमी ने उसे जगाने का फैसला नहीं किया। वो चुपचाप चेयर खिसकाकर बैठ गया। टेबल पर उसकी नजर इंग्लिश टेस्ट्स के एक बंडल पर पड़ी। उसे समझ आया कि लड़की एग्जाम की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या वो सच में उनकी कंपनी छोड़ने वाली थी। ट्यून ने अपना गाल हाथ पर टिकाया और उसे देखने लगा। वो गहरी नींद में थी। उसके बाल टेबल पर फैले हुए थे। उसकी आई लैशेज हल्के हल्के हिल रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अचानक उसका फोन स्क्रीन चमका। आदमी ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे मैसेज कर रहा था, रिप्लाई करने को कह रहा था, पूछ रहा था कि पूरे हफ्ते उसने जवाब क्यों नहीं दिया। आदमी ने फोन उठा लिया, थोड़ा सेल्फिश हो गया और डिवाइस अनलॉक करने की कोशिश करने लगा। वो सोचने लगा कि सेओयुन ने कौन सा कॉम्बिनेशन रखा होगा। ट्यून ने ट्राई किया और अनलॉक हो गया। ये अनबिलीवेबल था। वो कितनी नाइव है। फोन खुल गया। उसके हाथ में फोन ऐसा लग रहा था जैसे उसे टीज कर रहा हो और अपने कंटेंट्स देखने के लिए बुला रहा हो। आदमी फ्रीज हो गया। वो चेयर से उछलकर खड़ा हो गया और ऑफिस में टहलने लगा। ताइन को लड़की पर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। आखिर वो एक इंजीनियर थी। ऐसी नेग्लिजेंस केजी ग्रुप की रेपुटेशन पर दाग थी। वो वापस अपनी सीट पर गया, उसका फोन उठाया और उस बास्टर्ड के लास्ट मैसेजेस डिलीट कर दिए। फिर उसने फोन वापस उसकी जगह रख दिया और राहत की सांस ली। वो नहीं चाहता था कि सेओयुन फिर उस आदमी के पास भागे। अचानक उसने एक गहरी सांस की आवाज सुनी। उसने ध्यान से सेओयुन को देखा। उसके चीक्स हल्के लाल थे। वो सिसक सी गई। उसे लगा कि उसकी वजह से ही वो काम पर सो गई थी। चैप्टर 14। सेओयुन ने अपनी आंखें खोली। पूरी तरह जागी नहीं थी। उसे तुरंत समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो वर्कप्लेस पर ही सो गई थी। वो घबराकर अपना सामान समेटने लगी। टाइम देखने के लिए फोन उठाया। उसकी आंखों में दर्द था क्योंकि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनकर सो गई थी। अचानक लड़की ने गर्गलिंग जैसी आवाज सुनी, जैसे कोई फोन पर गेम खेल रहा हो। ट्यून उसके बगल में बैठा था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपने फोन पर गेम खेल रहा था। लड़की बोल ही नहीं पा रही थी। वो डर गई थी। आदमी ने कहा कि रात के 11 बज चुके हैं। वो उसे जगाना नहीं चाहता था और उसे अकेला छोड़ना सेफ नहीं था, इसलिए वो वहीं उसके पास रुक गया। लड़की ने सोचा कि उसने प्रिंसिपल को इतनी देर तक ऑफिस में रोक लिया। उसे गिल्ट महसूस हुआ। ट्यून ने जैसे उसका माइंड पढ़ लिया हो, पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसका टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना उसका। सेओयुन को गुस्सा आया। उसने पूछा कि क्या उसे देर तक काम नहीं करना पड़ता जबकि उसे करना पड़ता है। इस पर आदमी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा कि ये एक वीक आर्गुमेंट है, उसे डिबेट करना सीखना चाहिए। अचानक उसने टॉपिक बदल दिया और स्मर्क के साथ पूछा कि क्या उसके और उसके बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में सुधार हुआ है। लड़की को तुरंत हॉस्पिटल वाला दिन याद आ गया जब वो और ही वॉक लड़ रहे थे। उसे अनकंफर्टेबल लगा कि डायरेक्टर ने इतनी पर्सनल कॉन्वर्सेशन देख ली थी। वो सोचने लगी कि वो अब ये बात क्यों उठा रहा है। ट्यून खड़ा हुआ और बोला कि तैयार हो जाओ, वो उसे घर छोड़ेगा। लड़की ऑकवर्ड हो गई और बोली कि वरी करने की जरूरत नहीं है, वो कैब बुलाएगी। उसने सोचा कि वो उसके लेक्चर्स नहीं सुनना चाहती। आदमी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि जब कोई कंसर्न दिखाए तो मना नहीं करना चाहिए। उसने प्रॉमिस किया कि वो पिछली बार की तरह बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। दोनों कार की तरफ चल रहे थे, तभी डायरेक्टर ने सेओयुन से पूछा कि क्या उसने डिनर किया है। लड़की ने कहा कि उसने ऑफिस में खा लिया था। ट्यून ने उस पर भरोसा नहीं किया, इसलिए उसने कहा कि उसने खुद भी अभी तक डिनर नहीं किया था। लड़की अनईजी हो गई। उसे लगा कि वो फिर से कुछ अजीब करने वाला है। सीओ ने उसे देखा और सोचा कि वो सच में काफी थका हुआ लग रहा था। आखिर उसने बहुत काम किया था और उसके साथ लेट तक ऑफिस में रुका था। लड़की ने सोचा कि अगर उसकी वजह से डिले ना होता तो शायद वो अब तक डिनर कर चुका होता। उसे देखकर बुरा लगा। सीओ को अचानक याद आया कि उसके बैग में एक सैंडविच है। उसने 2 खरीदे थे क्योंकि वो अक्सर उसका इंतजार करते हुए खाना चाहती थी, तो एक बच गया था। वो बैग में ढूंढने ही वाली थी कि उसने सोचा वो इस जेस्चर को कैसे लेगा। शायद वो फिर से स्मर्क जोक्स मारने लगे। लड़की ने डिसाइड किया कि ये बैड आइडिया है। आदमी ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि वो क्या ढूंढ रही है। वो मना करने ही वाली थी। ट्यून ने सैंडविच देख लिया और पूछा कि क्या वो उसे ऑफर करने वाली है। लड़की शर्म से और भी ऑकवर्ड हो गई। वो खुश होकर बोला कि वो आमतौर पर ऐसा खाना नहीं खाता। सियोन ने मन ही मन सोचा कि उसने उसकी रिएक्शन बिल्कुल सही गेस कर ली थी। अचानक आदमी ने हाथ बढ़ाया और बिना परमिशन उसके बैग से सैंडविच निकाल लिया। फिर बोला, लेकिन चलो मैं खा ही लेता हूँ क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं खाऊं। वो खुशी खुशी मुस्कुराया। सैंडविच हाथ में लेकर वो मस्ती से कार की तरफ चल पड़ा। सीओ युन वहीं खड़ी रह गई, मुंह खुला हुआ, सोचती रही कि वो कितना स्मग है। चुन ने प्रॉमिस के मुताबिक लड़की को उसके घर तक छोड़ दिया। वो उसकी केयर देखकर थोड़ी टच्ड थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी से कार से उतरना चाहती थी। आदमी ने आसपास ध्यान से देखा। उसे उसका एली बहुत ज्यादा डार्क लगा। उसने कहा कि ये डेंजरस है। सीओ ने उसे घूर कर देखा क्योंकि हर रात देर से घर आने की वजह वही था। अचानक उसके बैग में फोन वाइब्रेट हुआ। ये ही वक्त था। लड़की कार से उतरकर कॉल अटेंड करना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर ने पूछ लिया कि क्या उसने अपने बॉयफ्रेंड से पैचअप कर लिया है। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और झट से बोल दिया कि उसके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है क्योंकि वो हमेशा उसी के दिए हुए काम में बिजी रहती है। चुन ने गाल पर हाथ टिकाया और चेशायर कैट की तरह ग्रिन किया। उसने पूछा कि इसका मतलब क्या है कि उसने अभी तक उसे फॉरगिव नहीं किया।
वो बार बार कहता रहा कि चाहे वो कितनी भी बिजी क्यों ना हो, अगर चाहती तो 1 मिनट निकालकर उसे कॉल कर सकती थी और बात क्लियर कर सकती थी। लड़की ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत काम करता है। इस पर तेजुन ने कहा तो इसका मतलब यही हुआ कि उनका पैचअप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? सीओ यून पूरी तरह टूट सी गई। उसे समझ आ गया कि वो लॉजिकली सही बातें कर रहा है। इस बीच आदमी बोलता ही गया। उसने पूछा कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड को रिप्लाई करने में हेजिटेट कर रही थी या नहीं। हाल ही में उसने ही कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फिर भी अब उसे ये बात चुभने लगी। डायरेक्टर ने सारी इमेजिनेबल और अनइमेजिनेबल बाउंड्रीज क्रॉस कर ली थी। उनकी कॉन्वर्सेशन किसी डुएल जैसी लग रही थी। आदमी ने पूछा कि अगर वो इतना ग्रेट नहीं है तो वो उसके साथ डेटिंग क्यों कर रही है। सीओ यून ने कहा कि उसने उसे इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि वो ग्रेट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे के लिए राइट हैं। तेजुन ने कहा कि उसे नहीं लगता कि वे एक दूसरे के लिए राइट हैं। अंदर से लड़की भी ये जानती थी, लेकिन वो मानना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी आवाज कांप गई। सीओ यून चिल्ला पड़ी कि हॉस्पिटल के बाहर उसने जो सुना था उससे उसने सब गलत समझ लिया। असल में वो और उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे से साथ हैं, वे ऑलमोस्ट फैमिली जैसे हैं। लड़की खुद शॉक्ड थी कि उसने अपने बॉस से ऐसे बात की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो गया। अचानक आदमी ने कहा कि क्या यही रीजन है कि फैमिली होने की वजह से उसे उसकी मां की केयर करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा। सीओ यून को याद आया कि सर्जरी से रिकवर करने के लिए उसे वेकेशन लेनी पड़ी थी और साथ साथ हीवुक की मां की देखभाल भी करनी पड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि उसका फायदा उठाया गया था और ये रियलाइजेशन उसे बहुत हर्ट कर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने डायरेक्टर से कहा कि उसे उसके साथ इन बातों पर डिस्कस करना कंफर्टेबल नहीं लगता। जब उसने टाइजुंग से कहा कि उसे पता है कि वो उस पर रिलाई कर सकती है, तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने उसकी बहुत पर्सनल बातें सुनी थी, भले ही उसने उसे काफी ट्रबल दिया हो, इसलिए अगर उसे वो पसंद ना आए तो वो समझ सकती है। आदमी ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटाए और उसके गाल से एक आंसू पोंछ दिया। लड़की को वार्म्ड और केयर्ड फॉर फील हुआ। तुम जैसे लोग अच्छे होते हैं, तुम्हें पता नहीं मुझे ऐसे लोग कितने पसंद हैं। आदमी ने उसके बालों में हाथ फेरा और कहा कि उसे सच में ऐसे लोग पसंद हैं जिनकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती, जो दूसरों के कहने पर सब कुछ करने को रेडी रहते हैं। ऐसी बात सुनकर सियोन को बहुत चोट लगी। उसने सीईओ को राइड के लिए थैंक यू कहा और जल्दी से कार से उतर गई। वो इतनी हरी में थी कि सीढ़ियां चढ़ते समय ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि उसे उस आदमी की स्टूपिड बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। उसने स्लीव से अपने आंसू पोंछे और डिसाइड किया कि वो अपनी डेस्टिनी खुद तय करेगी। सीओ युन ने ठान लिया कि वो तेजुन को गलत साबित करेगी। अगले दिन हीवुक अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि सीओ युन ने उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वो हैरानी से फोन देख रहा था और सोच रहा था कि अचानक वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। आमतौर पर फाइट के बाद वही सबसे पहले बात करने आती थी। उसे ये भी बुरा लग रहा था कि वो इस हफ्ते हॉस्पिटल में उसकी मां से मिलने नहीं आई। अगर वो इस हफ्ते भी नहीं आई तो उसे खुद ही अपनी मां की केयर करनी पड़ेगी और वो ऐसा नहीं चाहता था। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने तुरंत सीरियस लुक बनाया और इंडिफरेंट टोन में कॉल उठा लिया। उसने कहा कि वो बिजी है और लड़की से बोला कि जल्दी बात करे और बताए कि उसने कॉल क्यों किया। उसने कहा कि उसने उसे इसलिए कॉल किया क्योंकि उसे उसकी मिस्ड कॉल्स दिखी। आदमी ने कहा कि उसने उसके टेक्स्ट्स का रिप्लाई नहीं किया। लड़की ने कहा कि उसे कोई टेक्स्ट्स नहीं मिले थे। हीवुक ने अज्यूम किया कि किसी ने उसका फोन लिया और मैसेजेस डिलीट कर दिए और इजी पासवर्ड रखने के लिए उसे डांटने लगा। हीवुक घबरा गया। कोई उसके टेक्स्ट्स क्यों डिलीट करेगा? उसे उसके फोन तक पहुंचना होगा और ट्रांसप्लांट सर्जरी वाली कॉन्वर्सेशन डिलीट करनी होगी। उसने सोचा कि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, इसके लिए शायद उसे नया फोन ही दिलाना पड़ेगा। उसने तुरंत अपना टोन बदल लिया, अपने बिहेवियर के लिए अपॉलोजाइज किया और सजेस्ट किया कि वे वीकेंड पर मिलें। जैसा उसने सोचा था, सीओ युन तुरंत पिघल गई और उसने भी उससे माफी मांग ली। फिर उसने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया, वेडिंग प्लानर से मिलने और होटल में लंच करने का